उस घर में तो हम बहुत साल रहे, तकरीबन 12-13 साल के आसपास। छोटे बेटे का जन्म उसी घर का है, 9 साल का हो गया वो। जो ज़रूरतों के बर्तन थे वो तक नहीं बचे। सबसे ज़्यादा दुख इसी चीज़ का है कि सिर्फ हमारा ही मकान तोड़ा। दिलवालों की दिल्ली, the national capital of India, where hearts beat together in a rhythm that echoes across the country. But beneath its gleaming surface, hidden in the alleyways and forgotten corners, you will find the wreckage of countless broken dreams. We found one. A bend from the main road, and the contrast was evident between Delhi's outward shine and the hidden struggles of its people. We crossed this overflowing sewage looking for Vakil Hassan. One of the houses raged in Delhi Development Authority's demolition drive in February last year belonged to a man who, just months earlier, was hailed as a hero. In a nation obsessed with chronologies, here's the chronology of a man named Vakil Hassan, a rat hole miner who, in November 2023, was part of the daring rescue team that saved 41 workers trapped inside the collapsed Silkyara tunnel in Uttarakhand. In the frantic days that followed from December 2023 to January 24, he became a national symbol of bravery. From primetime news debates to award shows, India's biggest heroes are those who put their lives on the line to save them. his face was everywhere. रैट माइनर्स, मजदूर लोग, आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? A hero to be celebrated, a man who defied death to give life to others. But then, in February 2024, barely 3 months since he saved lives, the same government that had lauded his courage came with a bulldozer to demolish his house. The timeline feels too cruel to be real, but it is true. The same man, lauded as a savior, is now left standing amidst the rubble of his own life. He could not save his own house. Months have passed. The world has moved on, but the chronology remains unshifting, unyielding. The fight is still ongoing. His silence is as loud as the noise of the city around him. Vakil Hassan is one of the many Muslims who, in this new India, can't shake the feeling that the system is not just blind to their struggles, but perhaps even targeting them for who they are. सर, एक तो हमारे यहाँ का इतना भ्रष्ट तंत्र है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट है कि हमारे यहाँ पर पुलिस, एमसीडी और डीडी दोनों पैसे की डिमांड करते हैं। तीनों पैसे की डिमांड करते हैं। सपोज दैट अगर आप पैसे दोगे तो आपका मकान ऑथोराइज्ड है और नहीं देंगे तो अनऑथोराइज्ड है। एक वजह तो ये है। और दूसरी वजह ये है कि जब हम लोगों ने उत्तरकाशी में एक काम किया, जब उत्तरकाशी में 41 लोग फंसे हुए थे और वहाँ कोई बचा नहीं पाया उन लोगों को, सभी मशीनरीज फेल हो गई, सभी जो बाहर के एक्सपर्टीज़ थे वे सब फेल हो गए। उसके बाद हमने वो काम किया था और ये काम ना होने वाले एक समझिए चमत्कार ही था।
ये काम हमारे द्वारा हो गया। और जब ये काम हमने किया तो हम पूरे देश में इतने प्रसिद्ध हो गए कि शायद ये प्रसिद्धि हमारी सरकारों को मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें मिल गई। तो ये दो रीज़न हो गए, एक तो इनका भ्रष्ट का, और दूसरी बात ये जो मैं एक अलग मतलब माइनॉरिटी से आता हूँ, तो एक ये माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट जाता है कि सपोज दैट मेरी जगह अगर मेजोरिटी से कोई होता, कोई शुक्ला मिश्रा या पंडित जी कोई होते ना, तो ऐसे से 10 मकान सरकार उसको दे चुकी होती। लेकिन मैं माइनॉरिटी में हूँ, इस वजह से मेरा जो मकान था, मेरा अपना मकान खरीदा हुआ, कब्जा किया हुआ मकान नहीं था, वो सरकार को रास नहीं आया। उसने सोचा इसकी रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ी जाए, उसने मेरा मकान ही तोड़ दिया, सिर्फ एक वकील हसन नाम होने की वजह से। बाकी मैंने वहाँ पर कुछ भी, ना तो मेरे कोई लड़ाई का कोई इतिहास है कि मैं किससे लड़ाऊँ, ना मेरा कोई मैंने क्राइम कर रखा है आज तक। हमारे घर में भी जो मेरे फादर थे वे भी आर्मी में थे, ब्रदर भी मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में थे, और मेरी जो लड़की है 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना होने के बावजूद ही मेरे मकान को टारगेट करके तोड़ दिया गया, तो बहुत शर्म की बात है ये। आपको कोई नोटिस नहीं मिला? मुझे कोई नोटिस नहीं मिला सर, और कोई नोटिस है तो मुझे दिखाए कि हाँ ये नोटिस हमने आपको दिया है। घर में कोई चिपका के गया था? कुछ नहीं चिपकाया, कुछ भी नहीं। बोल रहा है कि पहले से आपको समय दिया गया था डीडीए की तरफ से। सर ये बिल्कुल झूठ है। और कब दिया? उन्होंने मुझे कोई नोटिस दिया ही नहीं, ना पहले ना बाद में, कभी नहीं दिया। डीडीए वाले मेरे से पैसे के लिए डिमांड करते थे, जिनको मैं पूरा नहीं कर पाया। पहले मैं पैसे दे चुका था उनको इस चीज़ के लिए कि मेरा मकान, यहाँ हमारी जो कॉलोनी है ना सर, यहाँ पर पुलिस वाले और ये डीडीए वाले और एमसीडी वाले पैसे मांगते हैं। अगर आप उन्हें पैसे, मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ, बिल्कुल जो समझ में आने वाली बातें हैं, ये डीडीए वाले, पुलिस वाले और एमसीडी वाले ये पैसे मांगते हैं। अगर हम इन्हें पैसे देते हैं तो हमारी जगह ऑथोराइज्ड हो जाएगी, अदरवाइज उसे ही अनऑथोराइज्ड बना देंगे, और अनऑथोराइज्ड बताने के बाद उसे तोड़ देंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। पहले मैं इनसे बचने के लिहाज से मैंने इनको पैसे दिए, बट फिर दोबारा जब इनका स्टाफ चेंज होता, फिर दोबारा मेरे से पैसे की डिमांड की, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा मकान अनऑथराइज्ड बता के तोड़ा गया। कितना पैसा दिया था आपने? सर मैंने दिया था 2.5 लाख रुपए के अप्रोक्स दिया था। कब दिया? ये मैंने दिया था 2016 में। डीडीए में? डीडीए में, स्पेशल डीडीए में है। तो वो घूस था? वो घूस था, वो वरना बोल रहा था वरना आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। अब हम पूरी जिंदगी लगा के इस मकान को बनाया है, हम कुछ भी ऐसा अड़चन नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी अड़चन आए कि हमारे मकान में बने, और मेरे साथ जो डर था वही हुआ। उन्होंने मेरे मकान को अनऑथराइज्ड दिखा के तोड़ दिया, वरना हजारों मकान और भी है, उन्हें भी तोड़ते। एक अकेला मेरा ही मकान अनऑथराइज्ड, यहाँ जहाँ आप बैठे वो भी ऐसी जमीन है, वो भी ऐसी जमीन है। सिर्फ वजह यही है सर, मेरी बीवी अपने मायके गई हुई थी और मैं काम से गया था कहीं दूर पे। जब मेरी लड़की ने फ़ोन किया, माइनर है वो लड़की, आज भी 17 साल की, उस टाइम 16 साल की थी, तो उसने फ़ोन किया, पापा डीडीए वाला आए हैं और मकान तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। मैंने सोचा डीडीए वाले मीडिया वाला आए होंगे, वो जो मुझे ऐसा लगा यार डीडीए वाला आया, तो मैं बड़ा घबरा गया उस वक्त। और मैं भाग दौड़ करके जैसे आया हूँ, मैं कहीं जगह तो एक जगह तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया इनके चक्कर में। मैं यहाँ पर आया तो डीडीए वाले खड़े हुए थे यहाँ पे, तो डीडीए वाले से मैंने बोला भी इस चीज़, भैया मैंने अभी यार वहाँ से आया हूँ, कम से कम इस चीज़ की शर्म तो कर लो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। सिर्फ एक पैसे की वजह से और एक माइनॉरिटी की वजह से मेरा मकान तोड़ा गया, वरना और कोई भी वजह नहीं थी। लड़के के साथ भी मारपीट हुई है और लड़की के साथ भी मारपीट हुई है। इतनी ज़्यादा वो किया गया, जैसे क्रिमिनल का जैसे यूपी में चल रहा ना आजकल सिस्टम की, किसी का बस मुसलमान नाम होना चाहिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, मुसलमान नाम होना चाहिए। कोई थूक भी देता है तो उसका गड्ढा एमलाइज कर दिया जाता है। मेरा तो कुछ भी नहीं, मैंने तो 41 लोगों को बचाया था वहाँ से, उसी से मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई। मेरी गलती है क्या, 41 लोगों को बचा दिया, उसी वजह से मेरा घर तोड़ दिया गया है। वरना वहाँ हज़ारों मकान बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं और पहले बने हुए थे। वे क्यों बने हुए, मेरा क्यों तोड़ा गया स्पेशल? उस टाइम आप ही घर में थे? जी। क्या कर रहे थे तब घर में? उस टाइम रोज़े चल रहे थे, जैसे आज रोज़े से हूँ मैं, उस टाइम भी रमज़ान चल रहे थे, तो रमज़ान से था मैं। सुबह गए तो मैं लेट आता, मतलब नमाज़ पढ़ के आया था, तो नींद लग गई थी, पूरी रात जागते सो गया था। जब सो रहा था उस टाइम में, बाहर से हलचल हुई, मैं उठा। उठने के बाद देखा तो बाहर से बोल देते हुए, हम तुम्हारे पड़ोसी, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं हमने, पड़ोसी हो तो। कहने लगे खोल रहे हो, नहीं खोल रहे। हमने कहा नहीं खोल रहे।
ताला लगा लिया हमने। फिर हथौड़ा होता 5 किलो का, हथौड़ा गेती होती है ज़मीन खोदने की जो होती है, एक तरीके से जैसे पापा जी ने माउजर यूज़ करवाए थे ना लेबर निकालने के लिए उत्तराकाशी में, तो 2-4 सामान थे वैसे वैसे, उनसे दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पहले तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक बाहर खड़े रहे, हथौड़े बजाए दरवाजे पे। दरवाज़ा यहाँ था जो निशान है ना, जो गड्ढा हो रहा है वहाँ से जाली लगी हुई थी पहले वहाँ, तो दरवाज़ा तोड़ दिया उन्होंने। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर आए, मेरे चाटे मारने लगे। चाटे मारने लगे। उसके बाद जैसे दरवाज़ा तोड़ते तोड़ते उनके हाथ कट गया ताले का सा एक का, कहने लगा देख यह तूने हाथ काटा ना मेरा, तुझे अंदर बंद करवाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे। लेडीज़ पुलिस आई, यहाँ पे डबल बेड हुआ करता था। खैर अभी तो छोटा स्पेस लग रहा है, जब यहाँ पे दीवार थी ना तो काफ़ी बड़ा, ये भी काफ़ी बड़ा लगता था हमें। डबल बेड था यहाँ थोड़ा स्पेस था, तो यहाँ पे ला के 2-4 चाटे उसके मारते सिस्टर के। उसकी उम्र क्या है, 16 साल उम्र है उसकी, ज़्यादा नहीं है, आप समझ सकते हो। उसे यहाँ पे पीटा, फिर कहने लगे सबूत क्या है तुम्हारे पास। मैं बाहर गया, सामने वो घर दिख रहा है, हाँ। ये वाला, हाँ। तो यहाँ पे एक लड़का चढ़ा हुआ था, उसने वीडियो बना ली थी। गली में ले गए, पापा जी भी आए थे पहले, दरवाज़ा खोलने से पहले पापा जी को लॉकअप में बंद कर दिया था। गली में ले आके चाटा मारता, जैसे मेरे ऊपर तक भी आवाज़ गई। फिर वहाँ से मारते मारते गाड़ी में ले गए, 4-5 ने उठा के गाड़ी में बंद करा, जो जिप्सी होती है इनकी, उसमें बिठा के कम से कम 16-17 चाटे मारे तुमको जिप्सी के अंदर बिठा के, गाड़ी के अंदर पुलिस वाले थे ये? पुलिस वाले पूरे ऐसे जैसे हम आतंकवादी हो ना, आतंकवादी का भी क्या घर तोड़ेंगे ऐसे, जैसे हमारे साथ करा ना उन्होंने। छोटा वाला भाई स्कूल गया था, मामी के लड़का हुआ था, तो अम्मी वहाँ गई थी, पापा भी किसी काम से गए थे। जब पापा तो हारते ना, एक्सीडेंट होते होते बचे था इनका। फ़ोन करता जब ने पापा ऐसे बातें, तो आपने बताया नहीं मेरा पापा वही है जो उत्तरकाशी में लोगों को बचाया, एक बार बात कह रहे तुम आज मर भी जाओगे ना, जब भी हम तुम्हारा घर तोड़ के जाएंगे, कुछ ही हो, ऐसे बोला उन्होंने। कह रहा देख पिस्टल दिखा रहा, देखिए क्या है, तुझे एक सेकंड में मार दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे बात करते। अब पुलिस वाले तो खैर मैंने उनसे बोला कि तुम तो हमारी सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के लिए होते हो, हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, कहने लगे कैसे सिक्योरिटी, मैं मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे बहुत ज़्यादा। ये दीवार किसने लगाया फिर? ये डीडी ने लगा दिया है ये वाला। ये उन्होंने बनाया? हाँ, ये उन्होंने बना दिया है। और यहाँ पर मैं वहाँ पे 4 से 5 महीने इस रोड पे रहा हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर मेरा बेड था, सोफ़ा वगैरह सारा सामान मेरा ही था, सब खत्म हो गया। ये सारे क्या आपके सामान है? ये सब मेरा सामान है। ये सारे आपके सामान? जी सारा खत्म हो गया, ये सब टूट गया, अंदर से टूट गया, वो भी बेड भी टूट गया, फिर अंदर दब गया बहुत सारा सामान मेरा। तो कुछ कपड़े वपड़े बचे तो मैं लेके गया था यहाँ से। तो ये आपका वाला अनऑथोराइज था, ये ऑथोराइज्ड है, ये ऑथोराइज्ड है, सारे ऑथोराइज्ड? हाँ। तो आपके वाला अनऑथोराइज्ड? बस मेरा अनऑथोराइज करके। और फिर ये कौन लगा के गया? ये तो मेरे सर्टिफिकेट की कॉपी मैंने लगाई थी उस वक्त, ये नितिन गडकरी जी ने दिया था मेरे को ऑर्डर। तो इसी को आप इसको चिपका के चले गए? मैंने इसको लगाया हुआ था, बहुत सारे लगे हुए थे यहाँ पे, वो सब कुछ उखड़ गए, ये रह गया इसमें सिर्फ। DDA, Delhi Development Authority, which comes under the BJP central government's Ministry of Housing and Urban Affairs, claimed the demolition was part of a sweeping drive to remove illegal encroachments in the Khajori Khas area of Northeast. But in the midst of this so-called cleanup, it is hard to ignore one stark truth. The cleanup began and ended with Wakil's house in this neighborhood. That was the only house razed down, while rest of the colony stands untouched in its own form of quiet defiance. ये इस घर का कितना किराया है? सर इस घर का 7,000 रुपये रेंट है। आप क्या करते हो अभी? मैं अभी फ़िलहाल एक छोटी सी मोबाइल की एक्सेसरी शॉप कर रखी है, दुकान कर रखी है, उससे ही खर्चा पानी चल रहा है घर का। कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन सरकार ने जो ये मेरे साथ किया बहुत ही घृणित कार्य किया है, ये नहीं करना चाहिए था उसको।
उसे मुझे बना के मकान देना चाहिए था और उल्टा मेरा मकान ही तोड़ दिया। तो ये तो साफ साफ लफ्ज़ों में यही है कि मुसलमान को कोई देखना नहीं चाहता, और ये सिर्फ ये माइनॉरिटी की वजह से मेरा मकान तोड़ा गया, और कोई वजह ऐसी नहीं थी कि मेरा मकान तोड़ा जाए। ये नीचे तो आगे ले जाना 2 मिनट के लिए। Wakil became restless to show us all the certificates he has received so far. The most recent one came from the President's office in the month of February this year, a year after his house was demolished. ये चीज़ें हैं, कहाँ से आई चिट्ठी? ये राष्ट्रपति भवन से ही आया, क्या चीज़ का? अच्छे से। ये हमें दिया गया है कि सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिलेगा हम लोगों को। किस लिए? ये जो हमने उत्तरकाशी में जो कार्य किया था ना, जो 41 मजदूरों को बचाया था, उसके लिए हमें वो दिया जा रहा है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। और ये काफ़ी सारे हैं, ये बहुत सारी ट्रॉफीज भी हैं, बहुत सारे ये भी हैं। There were many such acknowledgements that came post the demolition, but interestingly, they all went to the official address, where Wakil's house doesn't stand anymore. What a paradox. As much as how none of the letters make any slightest mention of his house demolition or a vague promise that someone will rebuild it once again. बहुत सारी ट्रॉफीज भी मिली हुई है। ये देखिए, ये हमें वहाँ के जो विधानसभा के वो थे। अरे इसको ये भी तोड़ दिया। क्या नहीं तोड़ा, ऐसा हुआ जब पिछली बार जो मीडिया वाले आए थे ना और ट्रॉफी निकाली थी। तोड़ दिया गया मेरा मकान। Wakil's growing इससे disillusionment, क्या आ गया? especially as he puts it, to be a Muslim in modern India was hard to miss. These certificates only add another layer of distrust to his existing vulnerability. राष्ट्रपति जी से जब मिलेंगे बताएंगे उनको? बिल्कुल, मैंने उन्हें एप्लीकेशन भी दी है। अब देखता हूँ अभी एप्लीकेशन की तरफ कुछ ध्यान देंगे या नहीं देंगे। मैंने उनके एप्लीकेशन डाला है कि आप एक तरफ तो मुझे अवार्ड दे रहे हैं और दूसरे मेरे मकान जो तोड़ा गया उसकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस बारे में मैंने उनसे बोला है, अब इस बारे में देखना है कि वे भी कुछ गौर करते हैं, अदरवाइज़ मेरी ये चिट्ठी भी एक कूड़े के डब्बे में जाएगी। लेकिन क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है। सोच रहे कुछ वहाँ से शायद राष्ट्रपति जी बात सुन के हमारा कुछ आगे बात करें कि आपने जो वादा किया है। एक LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और एक मनोज तिवारी एक बहुत ही बड़े पद पे आसीन होने के बाद भी, जिन्हें अपने जो उन्होंने बोला एक ऐसे कार्य के लिए, और उन्होंने बोला कि आपको कंपनसेट भी किया जाएगा और आपका मकान भी दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों का 1 साल से कोई भी जवाब नहीं है। मतलब कोई भी ये नहीं है कि भाई हमने किसी से कुछ बोला था या नहीं बोला था। और वो मेरे पर्सनली नहीं बोला था, ऑन कैमरा बोला था उन लोगों ने। जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है और ये न्याय नहीं, जो हुआ है वो अन्याय है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर जांच बैठ गई और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, क्योंकि ऐसी आबादी में सिर्फ एक घर तोड़ के जाना ये न्याय संगत नहीं है। मैंने पहले भी बिना यहाँ आए भी मैंने कहा था कि ये लोग हीरो है, हमारे रेड माइनर्स ये हीरो है। ये ग्लोबल अवार्ड है, ठीक है ना, और यही मतलब उठाने रखने में ये टूट गया। दुख होता बहुत ऐसी चीज़ देख के, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों के लिए। ये मानिए कि इंसान तरस जाता है कि भाई हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाए या कोई ऐसी ट्रॉफी मिल जाए, लेकिन अब मुझे तो ये कुछ भी वेस्ट लगता है। कुछ भी, मुझे इनका कोई मतलब नहीं है। क्या करूँगा मैं इनका? इनसे मैं घर बना लूँगा क्या? मुझे तो इन्हें कुछ भी वैल्यू नहीं लग रही है कि बस हाँ ये तो ट्रॉफी है, देखते रहो। कभी कभी तो साल इनमें आग लगा दूँ मैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है कि इनकी वजह से मेरा मकान चला गया। अगर मुझे इतना फेम नहीं मिलता तो मैं तो आराम से एक कोने में बड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी।
अभी आपको रिग्रेट है कि आपने जाके लोगों की जान बचाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर अफसोस है आपको? मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि अगर मैं ना तो मैं वहाँ जाता, ना वे बचते, और ना मुझे इतना फेम मिलता, और मैं अपने घर में आराम से पड़ा रहता। लोग आपको अगर स्वार्थी बुलाते तो? सर, स्वार्थी की बात ये है, मैंने जिन लोगों को बचाया, आज वे लोग भी, उन लोगों ने एक बार मेरे लिए एक बार आवाज़ नहीं उठाई कि मेरे साथ गलत हुआ। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी इंसानी जहन है, मैं कोई परमात्मा तो हूँ नहीं कि मैं ही सोचूंगा, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। सरकार को तो सरकार तो हमारे माँ बाप है, सरकार को इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और कौन राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है। मैं आज भी सोचने के लिए सोचे, लेकिन आज भी मैं ना 2 जगह, आज भी हमारी टीम जो श्री सैलम में घटना घटी है वहाँ पर आज भी हमारी टीम गई हुई है, एक कोटपुतली में घटना हुई वहाँ भी गई हुई है। हम अपनी आदत से मजबूर है, हम कह रहे हैं इस चीज़ को लेकिन नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि हमें नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन कहीं अगर ऐसी घटना होगी ना, मेरा मन मैं फिर भी जाऊँगा वहाँ पे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन ये चीज़ फील होती है कि नहीं जाता तो मैं अच्छा था, मेरा घर बचा होता, मुझे इतना फेम नहीं मिलता, सरकार की नज़र में नहीं आता तो मेरा मकान बचा रहता। लोग आपको हीरो मानते हैं। सर, हीरो मानने से क्या होता है? हीरो बस हीरो बोल दिया आप हीरो हो। अब हीरो को आप घर के बाहर बैठा दो खुली गली, अभी पता अभी इस हीरो से क्या चीज़ें निकली है। जो हम लड़के हैं ना, जो हमारी जो टीम में थे, पहले अच्छा भला कोई जानता नहीं था, पहचानते थे, जाते थे, काम करते थे, पैसे मतलब कमा लेते थे। आज हमारे साथ इतनी बड़ी त्रासदी हो चुकी है इस हीरो के नाम से कि हम जाते हैं ना काम के लिए, पहली बात तो हमारे पास कोई सपोर्ट है नहीं, बैक सपोर्ट है नहीं, और जब हम काम के लिए जाते हैं तो हमें एक ताना मिलता है सर कि यार आप तो रियल हीरो हो, फिर उन्हीं गड्ढे में घुसना, उसी में से पानी निकालना, वही मिट्टी निकालना, वही। तो ये क्या हमारी सरकार को सूट होता है कि आप हीरो बना दो, हीरो बना के फिर आप उसी गड्ढे में डाल दो। आप बोलोगे ये बहुत असाधारण कार्य है कि आपने एक्सेप्शनल वर्क किया है, जो किसी ने नहीं किया वो आपने किया, और उसका इनाम ये है हमारे बच्चे आज भी उस स्थिति से और ज़्यादा बदतर हो गए हैं। पहले अच्छे खासे बेचारे पढ़ लिख रहे थे, कहाँ कैसे पढ़ रहे थे, जहाँ पढ़ रहे ठीक थे, लेकिन आज हालत ये हो गई है। हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का मिलता है, भाई तेरे पापा तो हीरो है, कहीं किसी को पैसे अगर नहीं पहुँचते हैं, ऐसे ही काम धाम कुछ इतने अच्छे नहीं है, पैसे नहीं हुए तो उसका ताना मिलता हम लोगों को। तो मतलब हमारे लिए नेगेटिव हो गई चीज़ें, हैं पॉजिटिव नहीं हुई है। इससे बड़े तो हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाता ना, इतना हीरो ना बनाया तो हम तब ठीक थे। Newly elected Delhi Chief Minister Rekha Gupta recently said, "There is Ram in Ramazan and Ali in Diwali, commensurate to the secular idea of Indian Constitution." But the Hassan family find it hard to believe. देखिए, रमज़ान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। She is Sabana Hassan, Wakil's wife. She keeps herself buried in housework, using it as a distraction from the unbearable reality that haunts her every day. Sabana was busy preparing a chutney on the grinding stone as time for iftar was approaching. They have to break their fast, but unsure as when will their prayers for a roof above their heads, one that they could call their home, finally be granted either by God or the government. She had hoped that this Eid they will be able to celebrate at their own place. A year has gone by, another Eid has arrived, but without their house. उस घर में तो हम बहुत साल रहे, तकरीबन 12-13 साल के आसपास। बच्चे के जन्म क्या उसी घर में? छोटे बेटे का जन्म उसी घर का है, 9 साल का हो गया वो। उसके बचपन के कुछ सामान बचपन के सामान की बात कर रहे हैं आप। जो हमारे बड़े का सामान था ना, हमारा वो सामान नहीं बचा। जो हमारे ज़रूरतों के बर्तन तक थे ना, पिछली आदतों क्या बचेंगे, जो ज़रूरतों के बर्तन थे वो तक नहीं बचे। मैंने सुना था कि सरकार पल में पता नहीं क्या से क्या कर देती है, पर हमने देखा क्योंकि हमारे साथ हुआ। सरकार ने पल भर में हमें
जितनी खुशी, जितना मान सम्मान हम लोगों को मिला था, वो सब मान सम्मान सरकार ने 1 घंटे के अंदर सब कुछ ख़त्म कर दिया। कुछ भी नहीं छोड़ा, ना सम्मान छोड़ा, ना मान छोड़ा, ना मकान छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, सब ख़त्म कर दिया। आपके आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस था? जहाँ हम रहते थे, ई ब्लॉक 14 नंबर। वोटर आई कार्ड में सब कुछ, सारे टोटल सब सारे प्रूफ हमारे उसी एड्रेस के बने हुए हैं, क्योंकि हमारा घर वो था, तो जाहिर सी बात है अदर से थोड़ी हम आइडेंटिटी बनवाते अपनी। तो वो घर जब टूट गया उसके बाद क्या आपका वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज हुआ? नहीं, हमने नहीं किया, हम वही रखेंगे, हम क्यों एड्रेस चेंज करेंगे? कोई घुसपैठिए थोड़ी है हम कि आके कहीं से घुस गए। इस बार चुनाव में वोट डालने गए थे? जी, इस बार भी गए हैं। जब हम विधानसभा के हुए हैं, उससे पहले हुए थे, दोनों इलेक्शन में वोट डाले। जी हाँ, उसी वोटर आईडी कार्ड को लेकर? उसी वोटर आईडी कार्ड को लेकर उसी से हमने वोट डाले। यही तो चीज़ सोचने की है। जब वोट मिलती है ना तो सरकार अंधी हो जाती है, आंखों पे पट्टी बन जाती है। उस टाइम सिर्फ एक वोट चाहिए, क्योंकि एक ही वोट से इंसान जीतता है, एक ही वोट मिल जाती है। अब जब वोट डाला ना, उस टाइम ये नहीं देखते कि ये वोटर आईडी का, अरे ये तुम्हारा घर तो टूट गया, तुम तो वोट नहीं डाल सकते। नहीं, वोट तो डलेगा, किराएदार वोट डालता है। केंद्र सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए हम लोगों के साथ में। एलजी साहब ने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं कि भाई हम कंपलसेट करेंगे। गलती से मकान टूट गया, जब गलती से मकान टूट गया तो कंपलसेट कब करेंगे? जब हम कब्र में चले जाएंगे तब करेंगे। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हम देखते हैं जरा जरा से काम करते हैं, सरकार उन्हें इतने बड़े बड़े इनाम दे देती है। हमें इनाम देने के बजाय जो हमारे घर की छत थी वो भी हमसे छीन ली। इंसान पता है, छोटे छोटे टुकड़े इंसान पता नहीं कैसे कैसे करके बनाता है। जरा जरा से मकान, 20-20 गज के मकान, हमारा 80 गज का मकान था। सरकार ने 1 मिनट नहीं लगाई हमें घर से बगैर करने में, 1 मिनट भी। आज की डेट में हम लोग मकान खरीदने की तो दूर की बात है, हम किराया भी नहीं दे पा रहे। किराया देने में भी हमें पता है हम कितनी दिक्कत होती है हमें। हमारा अपना मकान होने के बावजूद वो हमें कहती है कि हमारा घर अनऑथराइज है। अगर अनऑथराइज है तो पूरी कॉलोनी अनऑथराइज है, पूरी दिल्ली डीडी लैंड पे है। किसके लिए कर रही है सरकार? सरकार कहती है हिंदू मुस्लिम कर रही है। सरकार किसके लिए कर रही है? कर रही है किसी के लिए सरकार तो हिंदुओं के लिए भी नहीं कर रही है। जहां देखा है मुसलमानों को काट दो, मुसलमानों को चीर दो, मुसलमानों को फाड़ दो। चलो, हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? अगर कोई एक भी इतिहास उठा के देखने लगा कि सरकार ने हिंदू के लिए ये किया है, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भिड़वा रही है। और ये लोग इतने बेवकूफ़ है, एक वक्त वो आएगा कि मुसलमान नहीं मारेगा, ये सरकार खुद मारेगी। सबका साथ सबका सत्यानाश। ये सरकार सबका साथ सबका सत्यानाश। कहाँ है विकास? अरे पूछो तो सही, कहाँ है विकास? कुछ सामान बचा पाए, कुछ ला पाए थे? As we were about to leave the place, we spotted this. In this small space, a key holder on the wall reads "Happy Home." But the word happy feels like a pathetic joke. In this temporary arrangement, where his children now grow up in the shadows of broken promises, the word happy hurts more than the betrayal. ये एक फ्लोर ही था? हाँ, ये एक फ्लोर था। ये इस जगह पे क्या था? ये इस तरह हमने एक कमरा बनाया हुआ था। हाँ, ये एक तरह से एक वरांडा था, किचन था, उधर लेटरिन बाथरूम था, उधर आंगन था। और इसके लिए आपने कितना पैसा दिया था? मैंने 38 लाख दिया था इसको, 38.5 लाख दिया था इसे लेने में। उस वक्त मेरा एक वो था इसमें कि इसमें हमारा मकान ही बन जाएगा और जो सामने हम एक दुकानें बना के अपने जीवन यापन कर सकते हैं। एक ये हर किसी को लालच होता है इस चीज़ का कि मेरा कमर्शियल भी यूज़ हो जाएगा और अपना रेजिडेंशियल भी हो जाएगा। इसी पर्पज़ से मैंने लिया था और वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी सब लोग देखो, आप हज़ारों मकान बने हुए हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ खड़े हो ग्राउंड पे, आप खुद बता सकते हो यहाँ पर मैं क्या
अनऑथराइज कर रखा है मैंने यहाँ पे। मैंने बहुत बड़ी लंबी बिल्डिंग बना दी जिसका मुझको परमिशन नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरा एक ही फ्लोर का वो था, कोई बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर कुछ वो किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि बाएं तरफ वाला घर लीगल है, दाएं तरफ वाला घर लीगल है, पीछे में खाली ज़मीन है और ये जगह सिर्फ इलीगल हो गया? इसको तोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि सरकार ने इसके ऊपर से कोई रास्ता बना लिया, फ्लाईओवर बनाने के लिए इसके बीचों बीच एक पिलर बना दिया? जो जगह जैसा था वैसा ही है, सामान जो उनके थे वो आज भी इधर पे बिखरे पड़े हुए हैं. It's actually scattered all over, and these bricks had built the house of Wakil Hassan. These bricks are now kind of assembled and kept in one corner, in hope and also in memory. In hope of a day when they can rebuild their house, in memory what has been snatched away from them, in memory of what used to be their house. I mean, this is very, very strange. There is a main road right outside. DDA came and has erected a wall out here, and this used to be their house, Wakil Hassan's house. I find it very, very bewildering that this was the only patch of illegal, unauthorized property or an illegal encroachment of land, and everything else is legal. They are not an encroachment, they are all legal settlement, only this was an illegal settlement. I find it quite interesting and quite unsettling, I would say. वकील साहब क्या कहेंगे आखिर में? आई विश मैं कुछ कर पाता आपके लिए, लेकिन मेरा काम है सच्चाई दिखाना. मैं कोशिश करूँगा आपका स्टोरी को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन क्या कहेंगे देश के लोगों को? तमल जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. सिर्फ मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरी सच्चाई वो दुनिया तक पहुँचे. मेरा कोई क्राइम नहीं था, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है कि मैंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ गलत किया है या मैंने कुछ किसी को सताया है, ऐसा कुछ था नहीं. बट मेरे राष्ट्र ये अपील है कि हम सब एक हैं, हम एक ही गुलदस्ते के फूल हैं. ये हिंदू मुसलमान में घुसकर इस गुलदस्ते को ख़राब ना करें. और ये तार किसने लगाया वकील जी? एक्चुअली ये इसे कहते हैं सर, इस तरफ डीडीए लैंड है. डीडीए जो वो डीडीए ने मेरा घर तोड़ा हुआ है, इसी ने ये अपनी फेसिंग की हुई है. आप देख सकते हैं ये सारी फेसिंग मेरे इधर से जाके सारे को वो किया हुआ है. मतलब सेपरेट है बिल्कुल, मेरा बिल्कुल इससे अलग है. ऐसा होता सपोज दैट ये मेरे फेसिंग मेरे घर के आगे होती और मैं इसके उसमें होता तो आप कह सकते थे आप इलीगल बैठे हो. बट ये बिल्कुल अलग है, उन्होंने खुद इस दीवार को किया हुआ है. उसके बावजूद भी मेरा उन्होंने इलीगल दिखा के इस मकान को तोड़ा है. मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी चाहे तो ये उनके लिए क्षण भर की बात है कि अगर वे चाहे कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ भाई, कोई मोदी जी चाहे अपने आप को बोले मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ और राष्ट्र में मर मिटने का जज्बा रखता हूँ. अगर वे चाहे तो मेरा घर बसा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं जैसे किराए पर रह रहा हूँ, मेरा टाइम ऐसे ही कटेगा. While Wakil Hassan is standing on a wall that once used to be the boundary of his house, today is also a standing testament of a debris under which there is a past of 10 years and more. A debris of their own struggle, a debris of togetherness with which they had built this house, a debris which still has the story of their memory. Wakil Hassan is hopeful that someday he would get enough compensation from the government so that he can build his house here again. But Wakil Hassan cannot ever settle with the idea that months after he was celebrated, worshipped, revered by this country for his heroic act in saving the lives of 41 labourers in Uttarkashi, he will be left to deal with the debris of his own house, while the nation would have moved on. He feels his fault is he is a Muslim, and he questions where is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. Or maybe he is questioning Kiska Saath, Kiska Vikas, Kiska Prayas or Kiska Vishwas. Here in New Delhi,
This is Samal Shah for News the Truth, NTT.